हेलो लॉ वॉरियर्स एंड वेलकम टू अवर चैनल ऑफ कॉफी एंड क्लॉजेस, जहां पर हम अपनी कॉफी के साथ वेरियस प्रोविजंस ऑफ द बेयर एक्ट डिस्कस करते हैं। सो आई होप आप अपनी कॉफी एंड कंपनीज एक्ट 2013 अपने साथ में लेकर बैठे हो। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हो, और अगर आपको थोड़ी भी यूजफुल लगती हो अपने एग्जाम्स के लिए तो प्लीज सब्सक्राइब करिए क्योंकि ये एकदम फ्री है। एंड कुछ लोग जो पीडीएफ मांग रहे हैं वो क्या कहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाके टेलीग्राम के लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं सारी 2-3 दिन में सारी जो मैंने पढ़ा रखा अभी तक, तो फिर वो सारे हम लोग पीडीएफ आपको अपलोड कर देंगे वहां पर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये हमारा चैप्टर 4 का पार्ट 2 है, जहां पर हमने प्रेफरेंस और पिछली वाले सेक्शंस में हमने प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर कैपिटल हमने पढ़ा था कि कैसे कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। हमें पहले लगता था इक्विटी शेयर कैपिटल एक ही होता है, पर नहीं, इसमें काफी वेरिएशंस के टाइप के होते हैं। जो राइट्स और उसमें क्या कहते हैं इशू, जो हम लोग शेयर इशू करते हैं उसके ऊपर बेसिस पे 2 वेरिएशंस होते हैं जो हमने पढ़े थे। फिर हमने इशू ऑफ सिक्योरिटीज कैसे इशूज होती है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, और हमने स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में हमने पढ़ा था सेक्शन 54 में कि कैसे वो होता है। डिस्काउंट हमने बताया था कि ज्यादातर वो अलाउड नहीं होता डिस्काउंट देने में। 2 ही कंडीशंस बताई थी जहां पर अलाउड है हमें क्या कहते हैं डिस्काउंट देने में। ठीक है, फिर उसके बाद स्वेट इक्विटी शेयर्स पढ़ा था मैंने आपको, उसमें लिमिट्स बताई थी कि इतनी है स्वेट इक्विटी शेयर्स की। यहाँ तक पढ़ लिया था। सेक्शन 55 भी पढ़ लिया था हमने कि क्या कहते कैसे हम लोग इशू और रिडम्पशन ऑफ ये प्रेफरेंस शेयर्स करेंगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था प्रेफरेंस शेयर तक। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 56, 59 से शुरू करेंगे। ओके, तो सेक्शन 56 एंड 59 बात करते हैं ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर्स। एक सेकेंड में बेयर एक्ट हूँ। थैंक यू फॉर द वेट। तो ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज की बात करता है। तो यहाँ पर जो हो रहा है ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ द सिक्योरिटीज हो रहा है। तो ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ क्या होता है। ट्रांसफर, इसका इंग्लिश वही सेम मीनिंग है कि फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। सिक्योरिटीज ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब यहाँ पर ये सिक्योरिटी से डील कर रहा है, ठीक है, ट्रांसफर कर रहा है। अब सिक्योरिटीज जो है हमारे कंपनीज एक्ट में हमने पढ़ा है कि 2 टाइप से रखी जाती है। एक फिजिकल सिक्योरिटीज रखी जाती है जो हमारे यहाँ पर डील होते हैं, और एक डीमैट अकाउंट में रखी जाती है जो हमारा डिपॉजिटरीज एक्ट के थ्रू हम लोग उसको रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम फिजिकल सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं। तो ट्रांसफर जब सिक्योरिटीज होगी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर शेयर होल्डर, तो हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसमिशन क्या होती है? ट्रांसमिशन होती है जब हमारी सिक्योरिटीज जो है वो ट्रांसफर होगी टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब यहाँ पर ऑपरेशन ऑफ लॉ का क्या मतलब है? ऑपरेशन ऑफ लॉ में वही सारी चीजें होगी जैसे कि अगर आप क्या कहते हैं, हम कोई सन है, ठीक है, उसके फादर के पास कोई सिक्योरिटीज थी, अब वो उसकी डेथ हो गई है, तो अब उसने इनहेरिट कर लिए वो सिक्योरिटीज। अब उस फादर के जो अकाउंट से दूसरे सन को जाएगी तो उसको हम ट्रांसमिशन कहेंगे। इसमें डिफरेंस ये होता है, एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफर बोथ द पार्टीज आर द प्रेजेंट एंड लिविंग, बट एट द टाइम ऑफ द ट्रांसमिशन इधर वन पार्टी इज नॉट लिविंग एंड इधर बोथ द पार्टीज आर नॉट लिविंग। इसका यही एक डिफरेंस है, ठीक है, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। आई होप आपको समझ आया हो। सेक्शन 56 बात करते हैं ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन की। इसमें एक ही सेक्शन दे रखे हैं, सेक्शन 56 है। सेक्शन 56 टू 59 है, पर हम सेक्शन 56 ही पढ़ेंगे इसमें क्योंकि वही हमारे एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। तो फिर ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम वन शेयर होल्डर। अगर आपको ट्रांसफर करना है सिक्योरिटीज को तो कैसे करोगे? तो हम फिजिकल सिक्योरिटीज से डील कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब पहले क्या होगा, जब आप अगर ट्रांसफर करोगे तो आप एग्रीमेंट, जैसे हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं वही वाला एग्रीमेंट बनाओगे, ट्रांसफर टू ट्रांसफररी, ठीक है, ट्रांसफर टू ट्रांसफरी का एक एग्रीमेंट बनेगा और वो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर कहलाएगा। यहाँ पर वो कहलाएगा प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। अब उस प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर में सारी चीज होगी, देखो, प्रॉपर फॉर्म्ड और डेटेड होगा, ये स्टैम्प्ड और डेटेड होगा, वरना ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। साइंड होंगे दोनों ट्रांसफर और ट्रांसफरी के, ठीक है, नेम और एड्रेस और ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रांसफरी होगा, ठीक है। अब ये जो है वो ये इंस्ट्रूमेंट, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर लेकर और इसके साथ क्या कहते हैं वो लेकर, क्या कहते हैं, हाँ, शेयर सर्टिफिकेट लेकर वो जाएगा हमारा दूसरा ट्रांसफरर के पास 60 डेज के अंदर ये एग्जीक्यूट कराने, ठीक है।
ये डिलीवर करेगा, ठीक है। प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस शेयर सर्टिफिकेट होगा इसके हाथ में, ट्रांसफरर के पास, ट्रांसफरी के पास जाएगा, वो 60 डेज में डेट ऑफ एग्जीक्यूशन उसको डिलीवर करेगा, ये दोनों चीजें। अब अगर आपके पास शेयर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लेटर ऑफ अलॉटमेंट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों चीजें कब डिलीवर होगी, 60 डेज में डिलीवर करनी चाहिए दूसरी पार्टी के पास, ट्रांसफरी के पास, ठीक है। अब इसमें है, अगर आपके पास सिक्योरिटी सर्टिफिकेट नहीं है और लेटर ऑफ अलॉटमेंट भी नहीं है, तो आप एक और तरीका आपको दे रखा है इसमें कि क्या कहते हैं, आप इंडेमनिटी के थ्रू, जो हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था, इंडेमनिटी इंडेमनीफाई करने के, एक पर्सन इंडेमनीफाई करने के लिए वाउ करता है कि हम इसका लॉस इंडेमनीफाई करेंगे, तो वहां पर आप दे सकते हो, क्या कहते हैं, सिक्योरिटीज जमा कर सकते हैं। पर ये जो हमारा, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और ये नहीं है, तो एक एक्सेप्शन है कि गवर्नमेंट कंपनी जो हमारा बॉन्ड इशू कर चुकी है तो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, ये जो हमारा ये वाला इंडेमनिटी वाला क्लॉज है नहीं होगा, वहां पर आपको सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स और लेटर ऑफ अलॉटमेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ट्रांसफर और ट्रांसफर पता चल गया आपको, पर अगर आपको इनमें कुछ चेंज करना है तो आप ये रजिस्टर के लिए के पास अप्लाई कर सकते हो 1 मंथ में, ठीक है। अगर आपके पास, देखो अब एक सिचुएशन उठती है कि आपका जो सिग्नेचर है जो एक ट्रांसफरर का ही है, आपके पास ट्रांसफरी का नहीं है, तो यहाँ पर क्या होता है, और आपका पेड कैपिटल पार्टली पेड है, तो यहाँ पर आप नोटिस दोगे ट्रांसफरी को कि क्या कहते हैं कि उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं था इस उसमें ट्रांसफर, वो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट में एग्जीक्यूट करने का, तो वहां पर उसका वो देगा, तो यहाँ पर विद इन वीक देगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये हमारा इंस्ट्रूमेंट, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर 60 डेज में कब होगा डिलीवर, ठीक है। टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है, शेयर सर्टिफिकेट वाला इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं अगर आपके पास शेयर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लेटर ऑफ अलॉटमेंट इशू कर सकते हो, बाकी मुझे लगता नहीं है इतने डेप्थ में ये पूछेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांसमिशन की बात करते हैं। ट्रांसमिशन जो होता है, मैंने आपको बताया, ये ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज होती है बाय ऑपरेशन ऑफ द लॉ। फॉर एग्जांपल देखो, सिक्योरिटीज मैंने आपको बताया लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अकाउंट से दूसरे उससे अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है, ये ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाती है। पर इसमें क्या होता है, जो ट्रांसफरर होगा, जो जो जिंदा ट्रांसफर होगा, लिविंग पार्टी होगी, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, इनिशिएट ट्रांसफर करना पड़ेगा, और विद इन 1 मंथ में उसकी सिक्योरिटीज ट्रांसफर हो जाएगी अपने अकाउंट में, ठीक है। अब ये जो लिविंग पर्सन है वो क्या कहते हैं, वो ऑप्ट आउट कर सकता है, या तो वो ट्रांसफर कराएगा या ट्रांसमिशन कराएगा, ठीक है। अब इसमें ये 60 डेज वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट एंड लेटर ऑफ अलॉटमेंट वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, बाकी इतना है नहीं, बाकी हम मेंस के लिए ही पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। सेक्शन 62 बात करते हैं फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल की। अब सेक्शन 62 में हमने ऊपर पढ़ा था शेयर इशू ऑफ कैपिटल कैसे होता है, ठीक है। तो अब इसमें और भी शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं, पर इसमें कुछ प्रीएम्प्टिव राइट्स होते हैं कुछ शेयर होल्डर्स के, कि उनको ही सबसे पहले वो मिलेंगे, प्रीएम्प्टिव सब्सक्रिप्शन मिलता है, ठीक है। राइट इशू ऑफ प्रीएम्प्टिव सब्सक्रिप्शन की उन लोगों को ही सबसे पहले राइट मिलेंगे। अब वो कौन कौन से होते हैं, एडिशनल सिक्योरिटीज बाय करने का उनको ही राइट होता है, तो कौन कौन से होते हैं, जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, तो जो ऑलरेडी होते हैं, तो वो डिस्काउंटेड प्राइस पे उनको ये शेयर बिक जाते हैं सेक्शन 62 में, ठीक है। तो ये शेयर 62 में डिस्काउंटेड प्राइस मैंने आपको ऊपर बताया कि नहीं बिक सकते, सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स को बिकना है, तो यहाँ पर वो डिस्काउंटेड शेयर्स इसलिए बेच रहा है क्योंकि ताकि उसकी वोटिंग पावर जितनी भी है वो डाइल्यूट ना हो, और कंपनी का जो अमाउंट है वो ऊपर नीचे ना हो, मतलब उतना ही रहे, एग्जिस्टिंग शेयर्स उतने ही अमाउंट में रहे, अपना क्या कहते हैं इसमें सेटलमेंट और वो करने के लिए, मतलब उतना ही बैलेंस रखने के लिए, तो वो अपनी कंपनी के शेयर होल्डर्स को यहाँ पर शेयर्स बेच देता है, ठीक है। ये निजी कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब राइट इशू एंड बॉन्ड इशू लिस्टेड कंपनी शेल फॉलो। अब हाँ, अगर क्या कहते हैं इस सेक्शन 62 में कोई भी राइट इशू करना है या बॉन्ड इशू करना है, तो फिर वो कौन सी कंपनी, अगर लिस्टेड कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो वो सेबी के रेगुलेशंस और इस कंपनीज एक्ट के भी रेगुलेशंस फॉलो करेगा। पर अगर प्राइवेट कंपनी है जो अनलिस्टेड है, तो फिर वो सिर्फ कंपनीज के, हमारे कंपनी एक्ट की 2013 के ही प्रोविजन को फॉलो करेगा, ठीक है। फिर उसमें है, इसमें भी अब आप अपने ही मेंबर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को आप राइट इशू करो, तो ऑफ कोर्स आपके ऊपर एक कंडीशंस तो कुछ कुछ डालेंगे, तो इसमें 3 कंडीशंस मैंने मेंशन करके, वैसे तो बहुत लंबा सेक्शन ही है, पर आई थिंक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यही 3 कंडीशंस इंपॉर्टेंट रहेगी। ऑफर शैल बी मेड बाय द नोटिस, 15 to 30 डेज नोटिस को मिलेगा, ठीक है, ऑफर कर सकते हैं। और अगर प्राइवेट कंपनीज है तो ये क्या कहते हैं, ये जो 15 to 13 डेज का नोटिस जो उसको देगा जब ये सेल करने के लिए, तो प्राइवेट कंपनीज में ये जो डेज है ये रिड्यूस हो सकता है। कैसे रिड्यूस हो सकता है, 90% अगर कंसेंट मिल जाएगी शेयर होल्डर्स की, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की 90% कंसेंट होगी, तो ये 15 to 30 डेज का नोटिस रिड्यूस हो सकता है,
ठीक है। और ये आईएफएससी कंपनी पे भी अप्लाई होगा। ये ऊपर वाला जो है प्रोविजंस ऑफ अलॉटमेंट ये वाला, तो ये निधि कंपनी पे अलॉट नहीं होता। सॉरी, फर्दर इशू ये वाला जो हम अपने शेयर होल्डर्स को नहीं बेच सकते, निधि कंपनी में नहीं बेच सकते, पर आईएफसी कंपनी में ये 1530 वाला नोटिस वाला अलाउड हो सकता है कि उसकी टाइम लिमिट कम हो सकती है। बिकॉज आईएफसी कंपनी फॉरेन सिक्योरिटीज में डील कर रहा है भाई, वहाँ पर बड़ी बड़ी चीजें होती है, तो वो ऑलरेडी उनको टाइम की बहुत पॉसिटी ऑफ टाइम होता है, तो वहाँ पर वो कम कर सकते हैं। ठीक है। अगर आर्टिकल या नोटिस में ये मेंशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है कंपनी का, और नोटिस में मेंशन है कि हाँ ये कंपनी अपने रिनाउंस कर सकती है शेयर्स, तो वो यहाँ पर शेयर होल्डर जो है वो रिनाउंस कर देगी कि भाई हमें नहीं चाहिए, आप दूसरे को बांट दो, तो अपना रिनाउंस कर सकती है, ये राइट। ठीक है। अगर वो टाइम एक्सपायर हो गया, तो अब अगर ये टाइम एक्सपायर हो गया कि शेयर होल्डर्स बेचने का, तो ये डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो इस जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, जो ये है एग्जिस्टिंग शेयर्स हमारे बचे हुए, तो इनको कैसे सेटल करे विद इन कंपनी या फिर किसको बेचे। ठीक है। ये डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। तो सेक्शन 62 हो गया हमारा इशू ऑफ फर्दर शेयर ऑफ कैपिटल कैसे होगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स में होगा, मैंने आपको बता दिया। लिस्टेड कंपनीज है तो वो यहाँ पर क्या फॉलो करेगी, सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करेगी, और वो करेगी क्या कहते हैं, कंपनीज एक्ट की होगा। प्राइवेट कंपनीज होगी तो कंपनी की होगी गाइडलाइंस। मैंने आपको बता दिया इसमें नोटिस पीरियड कितना दिया हुआ है, 15 to 30 डेज का नोटिस पीरियड है। रिनाउंस कर सकते हैं अपने शेयर्स, यस। निधि कंपनी पे ये वाला अप्लाई नहीं है सेक्शन 62। और सेक्शन 56 आपको बता दिया मैंने, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन 60 डेज में ये हमारा इंस्ट्रूमेंट, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर हमारा ट्रांसफर कर देगा। और अगर नहीं किया तो शेयर अलॉटमेंट के लिए, अगर इसके पास नहीं है तो फिर जो शेयर सर्टिफिकेट, तो ये लेटर ऑफ अलॉटमेंट दे देगा। ठीक है। इंडेमनिफाई के थ्रू भी ये हमारा दे सकता है। फिर उसके बाद ट्रांसमिशन भी बता दिए, ट्रांसमिशन से इतने क्वेश्चन बनते नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो सेकंड पार्ट में करनी पड़ी, वो है सेक्शन 71 जो हमारी डील करता है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स हमने इसमें पढ़ा नहीं, अभी तक हम लोग सिर्फ शेयर्स की बात कर रहे थे, हम लोग डिबेंचर्स की पहली बार यहाँ पर बात करेंगे। तो डिबेंचर्स हमारा जो है वो क्या कहते हैं, उसमें दे रखा है, क्या कहते हैं, सेक्शन डेफिनेशन क्लॉज में दे रखा है, सेक्शन 2 क्लॉज 30 में दे रखा है, डिबेंचर्स की डेफिनेशन दे रखी है। चलो पढ़ते हैं। डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर, स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी एविडेंसिंग अ डेट वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग चार्ज ऑफ असेट्स और कंपनी और नॉट। तो इसमें पूछ सकते हैं कि डिबेंचर्स क्या क्या इंक्लूड होते हैं, तो स्टॉक बॉन्ड्स इंक्लूड है। ठीक है। और कोई भी डेट है तो फिर वो इंक्लूड है, या फिर चार्ज कोई भी असेट पे हो रहा है तो वो इंक्लूड है। ठीक है। क्या हो गया, स्टॉक बॉन्ड या फिर डेट या फिर चार्ज कोई भी कंपनी पे है वो इंक्लूड हो गए। तो टू थिंग्स जो डिवेंचर्स में इंक्लूड नहीं होते। अब इसमें कुछ एग्जेप्शन भी दे रखे हैं। ठीक है। स्टॉक आपको पता है चल गया, स्टॉक बॉन्ड्स हो गया, कोई भी चार्ज असेट्स पे है, तो ये सारी चीजें तो डिवेंचर्स पे है। अब क्या नहीं है, तो है वो है कोई भी असेट जो हमारी इंस्ट्रूमेंट, जो चैप्टर 3D ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 जो मैंने आपको पढ़ाया था पिछली बार, तो वहां पर कोई भी हमारा इंस्ट्रूमेंट जो मेंशन है तो उसको हम डिवेंचर्स में नहीं इंक्लूड करेंगे। और कोई भी ऐसी चीज जो इंस्ट्रूमेंट कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने द्वारा कंसल्टेशन के द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन के थ्रू लाती है कि ये चीजें डिवेंचर्स में नहीं होगी, तो वो भी हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है। सेक्शन 71 शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे कितने टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। आप सिक्योरिटी दे रहे हो किसी भी उसको, तो उसके में होगा सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। फिर अगर आपका कन्वर्टेबल है शेयर्स ऑफ कन्वर्टेबिलिटी ऑफ शेयर्स, अगर डिवेंचर शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं, तो उसमें कन्वर्टेबिलिटी और नॉन कन्वर्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। मैंने आपको बताया था रिडीमेबल हम डिवेंचर्स ज्यादातर इशू नहीं करते हैं, जो ऊपर आपको याद होगा। ठीक है। अब सेक्शन 71 पे जंप करते हैं। तो सेक्शन 71 बात करता है कि डिबेंचर्स जो है, कंपनी जो है उसके पास ऑप्शन है कि वो ऐसे डिबेंचर्स इशू कर सकती है जो कि कन्वर्टेबल है। तो कंपनी हाँ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर सकती है, पर एक कंडीशन है कि वो क्या कहते हैं, होली और पार्टली रिडीमेबल, मतलब एट द टाइम ऑफ द रिडेम्पशन जब उनकी मेच्योरिटी है वो होली और पार्टली रिडीमेबल हो। क्योंकि मैंने आपको बताया इरिडीमेबल हम लोग डिबेंचर्स नहीं इशू करते हैं। ठीक है। और ये शैल बी अप्रूव बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन। जब हम लोग कंपनी जो इशू करेगी, जब हम लोग डिवेंचर्स इशू करेंगे, तो ये जो है क्या कहते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू सारी पार्टी जो है, मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन आप समझ गए होंगे 3/4, तो फिर वो अप्रूव होने चाहिए ये जो इशू हम डिवेंचर्स करेंगे। एक पढ़ते हैं, प्रोवाइडेड दैट इशू ऑफ डिवेंचर्स विद एन ऑप्शन ऑफ कन्वर्ट विद डिवेंचर्स इनटू शेयर्स होली और पार्टली शैल बी अप्रूव बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। एजीएम में जो हमारा होगा, क्या कहते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू हम लोग पास कर सकते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। ये क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट कैन बी issue convertible debentures and if
हाउ, तो स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू करेंगे। और नो कंपनी शैल इशू डिवेंचर्स कैरिंग द वोटिंग राइट्स। डिवेंचर्स के पास तो वोटिंग राइट्स होती ही नहीं है, हमारे इक्विटी शेयर्स के पास ही होता है और उसमें से भी एक क्लास के पास नहीं होते, ठीक है। सिक्योर डिवेंचर्स में भी इशूड अकॉर्डिंग टू, अब ये क्या होता है, क्या मैंने आपको फॉर्म नंबर्स और इसमें ये इंक्लूड इसलिए कर रखे हैं क्योंकि कई बार ना इसमें ये पूछ लेते हैं। अब इसमें रूल नंबर 18 ऑफ कंपनीज शेयर कैपिटल डिवेंचर्स रूल्स के थ्रू रूल नंबर 18 डिवेंचर्स इशू कर सकता है, तो ये आप याद रखिएगा, कभी कभी बहुत डेप्थ में पूछ लेते हैं, मतलब रूल्स और जो हमारे फॉर्म्स है उसमें भी पूछ लेते हैं। जैसे आपने एक देखा होगा MGT 7 में उन्होंने पूछा था कि कौन से फॉर्म में है, तो ये पूछते हैं, तो आप ये देख लीजिएगा। शेयर डिवेंचर जो है हमारा इशू हो सकता है रूल नंबर 18 ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल डिवेंचर रूल 2018। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है, इसमें दो चीजें हैं सेक्शन 71 में समझने की, एक है DRR और दूसरा है डिवेंचर ट्रस्टी, ठीक है। DRR डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को कहते हैं, हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, आपको डिटेल में बताऊंगी। तो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो है ये जो एक क्रिएट करता है, हमारी कंपनी को क्रिएट करना है अंडर सेक्शन 71, वो कंपनी प्रॉफिट से ही होगा, जो हमारा डिविडेंड के लिए पे होना था उन प्रॉफिट से ही हमारा DRR बनेगा, ठीक है। अब इसका क्या होगा, विल अप्लाई ओनली फॉर रिडेम्पशन। अब ये सिर्फ एक ही पर्पज के लिए होगा, वो रिडेम्पशन के लिए होगा एट द टाइम ऑफ इशू। 25% ऑफ रेट कंपल्सरी टू बी मेंटेन्ड। अब इसमें 25% जो रेट है वो मेंटेन रखना है, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर ये है कि हाँ DRR फॉर्म होगा, किससे होगा, प्रॉफिट से होगा, जो डिविडेंड के लिए पे होना था, ठीक है। फिर उसके बाद 5 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिवेंचर ट्रस्टी हमारा। अब ये डिवेंचर ट्रस्टी क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा देखते हैं। प्रोस्पेक्टस, ये डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंटमेंट होगा प्रोस्पेक्टस के इशू के थ्रू और ऑफर ऑफ इन्विटेशन ऑफ पब्लिक ऑफर। अगर इसको देखो, इसको जो डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये प्रोस्पेक्टस से हाँ, तो अब ये डिवेंचर ट्रस्टी जो है वो प्रोस्पेक्टस के थ्रू हमारे डिवेंचर इश्यूज करेगा, ठीक है। अब अगर 500 इशू कर रहा है तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एक सेकेंड ना, मेरी बिल्ली आ गई। हाँ, तो अगर ये 500 के अंदर वो कर रहा है, क्या कहते हैं, 500 डिवेंचर्स को इशू कर रहा है, तो कोई हमें प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। पब्लिक ऑफर कर रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर अगर ये 500 के मेंबर्स एक्सीड कर रहा है तो यहाँ पर इसको ऑफर ऑफ इन्विटेशन और प्रोस्पेक्टस इशू करना ही पड़ेगा, ठीक है। डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट हुआ, डिवेंचर ट्रस्टी क्या करेगा, हमारा पहले हमारा डिवेंचर होल्ड वो क्या कहते हैं, वो डिवेंचर्स इशू करने के लिए देगा। अगर वो 500 दे रहा है तो ओके, तो पब्लिक ऑफर को दे रहा है ओके, विदाउट डिवेंचर ट्रस्टी के हम कर सकते हैं। पर अगर 500 से ज्यादा हो रहा है तो अब हमें डिवेंचर ट्रस्टी की जरूरत है और वो प्रोस्पेक्टस मेक करेंगे हम इसको, और क्या कहते हैं, हम लोग इन्विटेशन टू पब्लिक ऑफर देंगे, ठीक है। अब ये जो डिवेंचर ट्रस्टी जो होता है इसका सिर्फ एक ही काम होता है, ये इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है डिवेंचर होल्डर्स का, ठीक है। डिवेंचर ट्रस्टी जो होता है वो इंडिपेंडेंट पर्सन होता है और वो सिर्फ डिवेंचर होल्डर के ही क्या कहते हैं इंटरेस्ट में काम करता है। और अगर उसकी लाइबिलिटी ब्रीच होगी या ट्रस्ट होगा और अगर ड्यू केयर और डिलीजेंस होगा तो सब सेक्शन 10 में उसको, सब सेक्शन 11 में उसको क्या कहते हैं सजा मिलेगी। यहाँ पर उसकी क्या कहते हैं पेनल्टीज लिख रखी है, ठीक है। अब हमने डिवेंचर ट्रस्टी कर दिया, DRR भी बना दिया, 25% रेट कंपल्सरी रखना है। अब डिवेंचर ट्रस्टीज जो है अगर उसको लगता है कि कोई भी ऐसी चीज हो रही है कंपनी में डिवेंचर होल्डर के खिलाफ हो रही है तो वो क्या करेगा, अब उसके पास भी तो कोई रेमेडी होगी कि वो मेयर स्पेक्टेटर तो नहीं रहेगा, तो वो पिटिशन फाइल करेगा, कहाँ पर, ट्रिब्यूनल के पास फाइल करेगा कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है कंपनी एसेट में, ये सब कंपनी में ये सब हो रहा है कि उसके खिलाफ डिवेंचर होल्डर्स के पास खिलाफ। तो अब ट्रिब्यूनल उसकी बात सुनेगी और फिर रेस्ट्रिक्शन लगाएगी कंपनी पे, ठीक है। अगर फेलियर और रिडीम डिवेंचर टू पे इंटरेस्ट, अगर वो डिवेंचर जो है वो क्या कहते हैं इंटरेस्ट पे करने के लिए या फिर उसके कोई भी, हाँ सॉरी, इसमें एक और चीज थी यहाँ पर सबसेक्शन 7 में आप देख सकते हो ये वाला जो पॉइंट है। तो इसमें क्या डिवेंचर ट्रस्टी जो है वो एग्जेम्प्ट, उसको एग्जेम्पशन है 3/4 ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, अगर उसको कर दें तो इसके अपने इंटरेस्ट के लिए वो कंपनी के इंटरेस्ट में कर सकता है, उसको 3/4 उससे क्या कहते हैं डिवेंचर होल्डर से अगर एग्जेम्पशन मिल जाता है तो अपनी ड्यूटी से थोड़ा एग्जेम्पशन पा सकता है। क्या सबसेक्शन 10 बात करता है कि डिवेंचर जो है अगर इसमें अगर उसने रिडीम और डिवेंचर्स फेलियर, अगर इसमें डिवेंचर ट्रस्टी अपने काम में जो रिडीम ऑफ डिवेंचर्स है या इंटरेस्ट पे करना है डिवेंचर्स को, ये सारे फेल कर देता है तो डिवेंचर ट्रस्टी कोई मतलब कंपनी जो है वो डिवेंचर को रिडीम करने में या कोई इंटरेस्ट पे करने में फेलियर हो जाती है तो फिर वो क्या करेगा, डिवेंचर ट्रस्टी जो है वो एप्लीकेशन फाइल करेगा किसी भी डिवेंचर होल्डर को ट्रिब्यूनल के या फिर
एप्लीकेशन डिवेंचर ट्रस्टी फाइल कर सकता है या डिवेंचर होल्डर फाइल कर सकता है ट्रिब्यूनल के पास, और ऑर्डर कर सकता है यहाँ पर ट्रिब्यूनल की इंस्टेंट उसके पेमेंट करी जाए, चाहे वो इंटरेस्ट हो या फिर उसका पेमेंट है जो प्रिंसिपल पेमेंट हो। ठीक है, अब अगर हम लोग सम अप करें तो डिवेंचर ट्रस्टी जो है वो अपॉइंट होता है हमारा सेक्शन 71(6) में। ठीक है, 71(6) में। ठीक है, डिवेंचर ट्रस्टी हो रहा है 5 नहीं 71(4) में है, 5 में है, 71(5) में डिवेंचर ट्रस्टी हमारा अपॉइंट हो रहा है। मोर देन 500 विद इन 500 है तो हमें डिवेंचर ट्रस्टी की जरूरत नहीं है, मोर देन 500 है तो हम उसको अपॉइंट करेंगे और डिवेंचर होल्डर्स के ही इंटरेस्ट में काम कर रहा है। अगर उसको लगता है डिवेंचर होल्डर्स कोई भी उनके खिलाफ कोई भी काम हो रहा है तो ट्रिब्यूनल को क्या कहते हैं एप्लीकेशन फाइल करेंगे। फिर उसके बाद अगर उनका रिडेम्पशन नहीं मिल रहा है या फिर इंटरेस्ट पे नहीं हो रहा तो भी वो वहां पर इंस्ट्रूमेंट सॉरी ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन फाइल करेंगे। यहाँ पर डिवेंचर ट्रस्टी और डिवेंचर होल्डर्स दोनों ही फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर नॉन कंप्लायंस हो रहा है ऑर्डर का, क्या कहते हैं, उसको पेमेंट नहीं मिल रही है तो फिर यहाँ पर उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे फाइन और 5 लाख रुपए तक मिलेंगे। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं, हम लोग ये सारे बाद में पढ़ेंगे बताएंगे। तो उसमें ये अफर्मेटिव एक्शंस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे सकते हैं कि भाई आप डिवेंचर्स को इन्फोर्स करो और डिग्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देंगे कि आप इसको अब वो पैसे दे दो। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोसीजर टू प्रिस्क्राइब्ड बाय, अब ये डीआरआर जो है, जो हमारा डीआरआर मेंटेन होगा, क्वांटम कितना होगा रिगार्डिंग इशू ऑफ डिवेंचर्स और ये डिवेंचर ट्रस्टीज के वो है, ये सारे नीड्स हमारे रूल्स कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। अब मैंने इसमें बताया था आपको कि यहाँ पर हमारा डीआरआर जो है वो कंपनीज रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्ट, ये जो है कौन सा, ये कंपनीज एंड शेयर कैपिटल डिवेंचर्स रूल्स 2014 के है, रूल नंबर 18 में दे रखा है। ठीक है, तो अब ये डीआरआर का थोड़ा सा हम देख लेते हैं। डीआरआर जो है वो 18(7) में दे रखा है, कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स में दे रखा है। डीआरआर प्रॉफिट से क्रिएट होता है, डिविडेंड जो भी पे करना है उससे प्रॉफिट से होता है। और डीआरआर कौन सी कंडीशंस में रखा जाएगा, देखो जो ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है तो वहां पर तो पब्लिक कंपनी में भी नहीं, प्राइवेट कंपनी में के लिए भी नहीं, इसमें डीआरआर रखने की जरूरत नहीं है। पर एनबीएफसी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में पब्लिक कंपनी जो है उधर 25% ऑफ डीआरआर रखेंगे। मैंने ऊपर कितना बताया था आप लोगों को, हाँ 25% ही बताया था, इसका कंपल्सरी है यहाँ पर रखना। ठीक है, एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पब्लिक में रखना है, प्राइवेट में इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है कि आप रख सकते हो। फिर उसके बाद कंपनी जो है वो 25 दोनों में ही रखेगी। ठीक है, कंपनी डिपॉजिट जो करेगी वो उसमें 15% ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब इसमें से जितना भी डीआरआर में क्रिएट होगा तो 15% इन्वेस्टमेंट में कर सकती है कोई भी। 30 देखो 30 अप्रैल आई, ठीक है, अब जो भी अमाउंट आया, जो भी रिडीम हुआ या मैच्योरिटी का अमाउंट आया अंडर दिस डीआरआर, तो 15% उसका इन्वेस्ट कर सकती है। कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकती है वो, डिपॉजिट में, शेड्यूल्ड बैंक के डिपॉजिट में, सिक्योरिटीज ऑफ सेंट्रल बैंक में, सेक्शन 20 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट में ये डिपॉजिट कर सकती है। द अमाउंट शैल बी यूज फॉर द रिडेम्पशन ऑफ द डिवेंचर्स ओनली, ये डीआरआर का अमाउंट रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स ओनली में यूज होगा। इन केस फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स नो नीड टू मेक डीआरआर, while in case partly debentures need to create DRR। अगर फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हमारे शेयर्स के अंदर तो फिर हमें डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, पर अगर पार्टली भी है तो वहां पर भी डीआरआर बनाने की जरूरत है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वी नीड डू नॉट टू डीआरआर। तो हमें अगर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर मैं आपको बोलूँ सेक्शन 56 में हमारा ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर्स है, जिसमें हमारा 60 डेज के नोटिस से हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं अपने शेयर्स को, तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर वाली बात इंपॉर्टेंट है, लेटर ऑफ अलॉटमेंट वाली बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें यही है। एंड इंडेमनिटी भी हम लोग के थ्रू भी अपना ये ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसमिशन की छोटी सी डेफिनेशन सी बता दी मैंने आपको। सेक्शन 62 में हम लोग फर्दर इशू ऑफ शेयर्स कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि सेक्शन 62 वाज नॉट एप्लीकेबल टू निजी कंपनीज, आप अपने शेयर होल्डर्स को ही नहीं बेच सकते निजी कंपनी, बिकॉज पब्लिक इंटरेस्ट में काम करती है, तो आप अपने फायदे के लिए नहीं ये सब कुछ कर सकते, ये सिर्फ अपने फायदे के लिए, कंपनी का इंटरेस्ट के लिए होता है। ठीक है, फिर उसके बाद कैसे होगा, अपने शेयर होल्डर्स को 15-30 डेज का नोटिस इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद नोटिस में ये इंपॉर्टेंट है 15-30 डेज का। सेक्शन 71 में क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे पहले इसकी डिवेंचर्स की डेफिनेशन सी इंपॉर्टेंट है कि कौन होगा, स्टॉक बॉन्ड्स होगा। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, कोई भी क्या कहते हैं, कोई भी चार्ज जो है वो असेट पे रख रहा है वो होगा, या फिर कोई भी डेट का एविडेंस है तो वो होगा।
क्या एग्जाम कर सकते हैं हम लोग, चैप्टर 33D का जो आरबीआई एक्ट है वो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी नोटिफिकेशन से बता रहे हैं कंपनी क्या इशू करेगी, कन्वर्टिबल डिवेंचर ही इशू कर सकती है, और वो भी तब जब उसको स्पेशल रेजोल्यूशन बाय सारे डिवेंचर होल्डर से मिली हो, स्पेशल रेजोल्यूशन इसने ली हो। ठीक है, अब इन डिवेंचर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होते हैं। ये जो DRR क्रिएट होगा वो रूल नंबर 18 ऑफ कंपनीज शेयर कैपिटल डिवेंचर रूल्स के थ्रू हम लोग रेगुलेट करेंगे। DRR कितना होगा, 25% हमारा कंपल्सरी है रखना। ठीक है, डिवेंचर ट्रस्टीज 500 अगर इशू शेयर डिवेंचर इशू कर रहे हैं हम विद इन, तो हमें डिवेंचर ट्रस्टीज की जरूरत ही नहीं है। अगर 500 से ज्यादा कर रहे हैं तो जरूरत है। ये सिर्फ हमारे कंपनी डिवेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट के लिए ही बात करेगी। 3/4 एग्जाम्पशन इसको मिल सकता है अपनी ड्यूटीज से। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट इसके शायद इसकी वो तो नहीं होगी पेनल्टीज, तो आई डोंट थिंक सो इसकी इम्पोर्टेंट होगी, 2 लाख या 5 लाख है। पर यह है हाँ, DRR जो रेगुलेट होगा वो किससे होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होगा। 25% बता दिया। 15% इन्वेस्टमेंट, ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ कर सकता है पब्लिक, पहले डिपॉजिट, शेड्यूल बैंक, सेंट्रल सिक्योरिटीज ऑफ सेंट्रल बैंक और इंडियन ट्रस्ट क्या कहते हैं एक्ट में सिर्फ यहाँ पर कर सकता है। और अगर फुल्ली कन्वर्टेबल DRR है तो नो नीड ऑफ DRR क्रिएशन, फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है तो DRR की कोई नीड ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन चैप्टर 4 हमारा खत्म होता है। अब हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से जो कि चैप्टर 7 है। हम लोग डायरेक्ट जंप चैप्टर 7 से करेंगे। तो अगर आपको इंपॉर्टेंट कंपनीज लॉस के प्रोविजंस अगर समझ आ रहे हैं मेरी वीडियो के थ्रू, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। और अगर आपको बैंकिंग लॉस या कमर्शियल लॉस की जो भी वीडियोस पढ़नी है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए, जहाँ पर मैंने IBCs और अदर इंपॉर्टेंट एक्ट्स भी, कमर्शियल लॉस या क्या कहते हैं कमर्शियल लॉस और बैंकिंग लॉस को कवर किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।